हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। ये मौर्योत्तर काल भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 की हम चर्चा कर चुके हैं और उसमें जो मैंने बताया था मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत, जिसमें हमने महाभाष्य, गार्गी संहिता, ठीक है, नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, प्रमुख सिक्के, इनके बारे में हमने चर्चा करी थी। लगभग 30 मिनट का वो क्लास थी। तो 30 मिनट की क्लास में हमने जानकारी के स्रोत के बारे में बात करी थी और मैंने बताया भी था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कैसे भारत में शक्तियाँ उभर करके आती हैं और कौन कौन से शासक आते हैं। ठीक है, भारत में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, कुछ देशी शासक आते हैं, कुछ विदेशी शासक आते हैं। इनके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देशी शासकों के बारे में, क्योंकि दो शक्तियाँ आती हैं यहाँ पर, एक विदेशी शासक होता है, एक देशी शासक होता है। तो आज हम देशी शासकों को ही पढ़ेंगे और उन देशी शासकों में यानी कौन कौन से वंश आते हैं पहले, तो पहला कौन सा वंश होता है, उसके बाद क्रम से कौन सा वंश आता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मौर्योत्तर काल भाग 2 और इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम देशी, ठीक है, देशी शासक। और देशी शासकों में जो हमारा आता है, जो वंश आते हैं क्रम से, उसमें हम जो पहला वंश जो आता है वो आता है सुंग वंश। कौन सा आता है? सुंग वंश। सुंग वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सुंग वंश से। सुंग वंश के शासनकाल की बात करें, देखिए सुंग वंश का संस्थापक कौन होता है? संस्थापक की बात करें तो संस्थापक होता है पुष्यमित्र सुंग। क्योंकि देखिए पिछली क्लास में हम इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है नाम होता है इसका बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके अमात्य है, अमात्य का नाम होता है पुष्यमित्र, इसके द्वारा कर दी जाती है। वह मैंने बताया, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मध्य से लिया था टॉपिक, मध्य से लिया था नहीं, पर प्राचीन काल में जो मध्य में चलते हैं उससे हमने टॉपिक लिया था मौर्योत्तर काल। इसके पहले की हम क्लास अवेलेबल करा देंगे जल्दी ही। ठीक है, चलिए। तो पुष्यमित्र सुंग के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। शासनकाल की बात करें, सुंग वंश का शासनकाल तो ये होता है आपका 185 BC से लेकर के, ठीक है, 75 BC। ये बहुत लंबी समय अवधि चलती है, 185 से लेकर के 75 BC। देखिए शासक इसमें बहुत सारे आते हैं। शासकों की बात करें तो शासक कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले की बात करें तो पहला होता है पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग। तो सबसे पहला जो शासक आता है वो आता है आपका पुष्यमित्र सुंग। वहीं दूसरे शासक की बात करें तो ये आता है आपका, चलिए अभी बात करेंगे। ठीक है, अगला देखिए पुष्यमित्र सुंग के बाद जो अगला शासक आता है इसमें नाम होता है इसका अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र, तो ये पुष्यमित्र सुंग का बेटा होता है। और अग्निमित्र के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं कि अग्निमित्र, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मालविका और अग्निमित्र से मिलती है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम जो महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित एक पुस्तक थी, उसी से हमें अग्निमित्र की प्रेम गाथाओं का चर्चा मिलती है, यानी प्रेम गाथाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहीं देखिए अगले नेक्स्ट की बात करें तो इसका जो अगला शासक आता है वो आता है आपके वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र अगला शासक होता है। वहीं वसुमित्र के बाद देखिए जो शासक आता है नाम होता है इसका ब्रजमित्र। ठीक है, ब्रजमित्र, ये क्रम से शासक आते हैं। और ब्रजमित्र के बाद जो शासक आता है नाम होता है इसका भागभद्र। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी भागभद्र के बारे में। भागभद्र के बाद जो अंतिम शासक होता है इसका नाम होता है देवभूति। नाम होता है इसका देवभूति, और देवभूति की हत्या भी कर दी जाती है इसी के अमात्य के द्वारा। चलिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो पहला शासक आता है इसमें पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, पहला शासक की बात करें तो पहला शासक आता है इसमें पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए पुष्यमित्र सुंग के जो कार्य हैं, तो पहले बात करते हैं पुष्यमित्र सुंग की राजधानी। ठीक है, प्रारंभ में तो देखिए राजधानी की बात करें तो प्रारंभ में पुष्यमित्र सुंग की जो राजधानी होती है वो पाटलिपुत्र होती है, लेकिन बाद में राजधानी को परिवर्तित करके ये पाटलिपुत्र से कहाँ ले आता है? विदिशा। ठीक है, मध्य प्रदेश में ले आता है ये। तो पहले राजधानी होती है इसकी पाटलिपुत्र। ठीक है, ये वही पाटलिपुत्र है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, उदयन के द्वारा की जाती है। उदयन कौन होता है?
हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है उदयन, ठीक है। उससे बाद में भी शासक आते हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं हर्यक वंश में। पहला होता है बिंबिसार, फिर उसका अजातशत्रु, उसके बाद उदयन आता है। तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की जाती है, और ये पाटलिपुत्र ठीक है बिहार में होता है, और यही पाटलिपुत्र आपके गंगा और सोन नदी के संगम तट पर स्थित होता है, ठीक है। बाद में उदयन के द्वारा राजधानी बनाया जाता है इसको ही, ठीक है। पहले राजधानी कौन सी होती है? राजगृह। राजगृह से ये राजधानी परिवर्तन करता है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन करता है? उदयन, याद रखना। चलिए, पहले राजधानी होती है पाटलिपुत्र, बाद में विदिशा होती है, ठीक है। क्या होती है? विदिशा। तो राजधानी होती है विदिशा। बात करें इसके कार्य की, तो देखिए कार्य में पहला आता है इसका सांची का स्तूप। पहला कार्य इसका होता है सांची का स्तूप, ठीक है। सांची के स्तूप पे जो महत्वपूर्ण देखिए बिंदु बनते हैं जिससे क्वेश्चन आएगा, तो वो इससे आएगा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? सांची के स्तूप का निर्माण कराया जाता है अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा निर्माण। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये पुष्यमित्र शुंग के उसमें क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पहले जो इसकी वेदिकाएं होती हैं, वेदिकाएं मैंने रेलिंग, ठीक है। रेलिंग जो होती है पहले वो लकड़ी की बनी होती है, वहीं ठीक है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उन लकड़ी की वेदिकाओं को हटा करके यहाँ पर पत्थर की वेदिकाएं लगाई जाती हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। यानी मान लीजिए जैसे स्तूप है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक घर बना हुआ है और इसके चारों तरफ हम इसको देखिए कवरिंग करें, तो कवरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए आपको तारबंदी करते हैं, ठीक है। तार लगाते हैं चारों तरफ ताकि कोई जंगली जानवर हमारे आक्रमण ना करे, ठीक है, अटैक ना कर दे, ठीक है। जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए भी जैसे खेत के चारों तरफ मेड़बंदी की जाती है, ठीक है। तो वेदिकाएं लगाई जाती हैं। तो वेदिकाएं, तो वहीं पुष्यमित्र शुंग ने जो पहले लकड़ी की वेदिकाएं थी सांची के स्तूप में, उनको हटवा करके पत्थर की वेदिकाएं लगवाई जाती हैं। चलिए, ठीक है। तो लकड़ी की वेदिकाओं के स्थान पर लकड़ी की वेदिकाओं को हटाकर पत्थर की वेदिकाएं पुष्यमित्र के द्वारा लगवाई जाती हैं, ठीक है, याद रखना। तो पुष्यमित्र के द्वारा, ठीक है, इसकी वेदिकाएं। और देखिए ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है ये, ठीक है। सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस, ठीक है। आगे बात करें भरहुत अभिलेख की, इसका दूसरा जो अभिलेख आता है भरहुत अभिलेख, ठीक है। भरहुत अभिलेख की बात करें तो देखिए इसको पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा निर्माण, ठीक है। और देखिए भरहुत अभिलेख की जो खोज की गई थी, ठीक है, वो करी गई थी आपके 1773 में, ठीक, सॉरी 1873 में। तो 1873 में इसकी खोज की गई थी, और खोजकर्ता जो थे इसके अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो 1873 में, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज, देखिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मैंने बताया था, इसके अयोध्या अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जानकारी का जो स्रोत है इसकी का, तो वो है आपके अयोध्या अभिलेख। तो अयोध्या अभिलेख, ठीक है, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और ये जो अयोध्या अभिलेख है आपके लिखा गया था, ये पुष्यमित्र शुंग का जो राज दरबारी कवि था, नाम था इसका, क्या नाम था? धन्यदेव, ठीक है। तो धन्यदेव के द्वारा अयोध्या अभिलेख का निर्माण कराया गया था। और ये जो आप देखिए इसमें जो आता है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, उन अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराने का जो श्रेय प्राप्त है वो पतंजलि को प्राप्त है, ठीक है। तो पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे पुष्यमित्र के। चलिए, तो हिस्से से जानकारी किस चीज़ की मिलती है? किसकी? कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब देखिए अन्य बिंदु की बात कर लें यहीं पर ही, अब इससे जुड़ी हुई
यानी पूरे इससे जुड़े हुए अन्य बिंदु की बात करें सुंग वंश से जुड़े हुए, तो देखिए ये एक आपके ब्राह्मण वंश के उत्थान का काल होता है। ठीक है, ब्राह्मण वंश के उत्थान का काल। ठीक है, मनुस्मृति के उत्थान का काल, यानी मनुस्मृति का काल भी माना जाता। ठीक है, देखिए इसी के समय में पतंजलि भी इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, पतंजलि और धनदेव, तो पतंजलि और धनदेव, ठीक है, पुष्यमित्र ने मीनांदर को पराजित किया, इसी में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, चलिए पुष्यमित्र द्वारा मीनांदर को पराजित किया गया था। ठीक है, यहीं से हमें जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से कि पुष्यमित्र शुंग ने मीनांदर को पराजित किया था। और देखिए यहाँ पे बात करें वैष्णव धर्म के उत्थान का काल भी माना जाता है, मनुस्मृति की रचना का काल भी माना जाता है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक मैंने बता दिया तुम्हें, देवभूति इस वंश का अंतिम शासक होता है। वहीं बात करें स्तूपों पर पाषाण लगाने का प्रारंभ इसी काल में होता है। ठीक है, मैंने बताया था, देखिए स्तूप यानी पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो इसे पाषाण भी कहते हैं, तो पाषाण लगाने का काल भी इसी को माना जाता है। तो पाषाण यानी स्तूपों के चारों तरफ जो वेदिकाएं लगाई गई थी पत्थर की, उसका जो प्रारंभ होता है आपके शुंग वंश में होता है। चलिए एक इससे देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है भागभद्र से संबंधित, भागभद्र और आपके अग्निमित्र से संबंधित, इसका भी ध्यान रखना। तो अग्निमित्र और भागभद्र, अग्निमित्र की जो हमें जानकारी मिलती है, इसकी प्रेम गाथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, और कहाँ से मिलती है, मालविका अग्निमित्र एक पुस्तक है, वहीं से हमें जानकारी मिलती है। और ये मालविका और अग्निमित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, महाकवि कालिदास जी के द्वारा। ठीक है, भागभद्र से इसलिए जानकारी मिलती है क्योंकि देखिए एक शासक था, यूनानी शासक एंटियो, ठीक है, कीडस, एंटियोकीडस एक शासक था। ठीक है, इसने एक राजदूत भेजा था भागभद्र के दरबार में, राजदूत मैंने बताया था, नाम था इसका हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस राजदूत को ये भागभद्र के दरबार में भेजता है, और ये वही हेलियोडोरस है जिसके द्वारा क्या लिखा जाता है, बेशनगर अभिलेख। तो बेशनगर अभिलेख की जो रचना की जाती है वो हेलियोडोरस के द्वारा की जाती है, और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि शैव धर्म पूरे भारत में फैल चुका था, यानी वैष्णव धर्म का विकास जो हुआ था वो इससे जानकारी मिलती है हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से। चलिए ये तो था आपका शुंग वंश। अंतिम शासक होता है इसका देवभूति, और इसकी हत्या इसके सामंत के द्वारा कर दी जाती है, इसकी हत्या, क्योंकि सामंत प्रथा अभी प्रचलन में नहीं आएगी, तो इसी की हत्या, इसके जो अमात्य होता है, नाम होता है इसका वासुदेव, वासुदेव के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, उसकी हत्या उसी के अमात्य वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है, और यहीं पर एक नया वंश आता है जिसे कहते हैं हम कंडव वंश। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडव वंश के बारे में। चलिए शुंग वंश के बाद देखिए जो दूसरा वंश आता है, इसे कहते हैं हम नंबर 2 कंडव वंश। ठीक है, कंडव वंश। ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है ये। ठीक है, वैसे यही है। इसका संस्थापक कौन होता है कंडव वंश का, संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक होता है वासुदेव। ठीक है, वासुदेव इस वंश का संस्थापक होता है। ठीक है, वासुदेव के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। और शासनकाल की बात करें, इस वंश का शासनकाल जो होता है, शासनकाल होता है 75 BC से लेकर के, ठीक है, 30 BC इस वंश का शासनकाल होता है। इसमें क्रम से शासक आते हैं, पहला होता है वासुदेव, ठीक है, उसके बाद भूमिमित्र, ठीक है, उसके बाद नारायण, अंतिम जो शासक होता है इसका नाम होता है सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा या सुशर्मन। ठीक है, सुशर्मा या सुशर्मन इस वंश का अंतिम शासक होता है, और इसकी हत्या इसके अमात्य, ठीक है, नाम क्या होता है, इसके अमात्य का नाम होता है सिमुख। ठीक है, सिमुख।
तो कंडव वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या उसके अमात्य सिमुक के द्वारा कर दी जाती है और यहीं पर एक नए वंश की स्थापना की जाती है सिमुक के द्वारा, जिसे कहते हैं हम सातवाहन वंश। ठीक है, तो सिमुक सातवाहन वंश, तो इसमें कोई ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है ये। ठीक है, लेकिन ये क्रम से जो वंश है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कौन कौन से वंश आते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि मौर्योत्तर काल में जो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो दूसरा वंश आया था वो कौन सा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको बना के दे देगा, यहाँ पे 4 वंश दे देगा। ठीक है, आपने अगर क्रम से पढ़ा होगा तो आप टिक कर देंगे, ठीक है, वरना छूट जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं अगले वंश की। नाम है इसका सातवाहन वंश। ठीक है, नंबर 3 जो वंश आता है इसका नाम है सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश संस्थापक नाम होता है इसका सिमुक। ठीक है, ठीक है, और राजधानी इसकी होती है, ठीक है, पाटन या ठीक है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या पैठन इसकी राजधानी होती है। ठीक है, वहीं बात करें शासकों की, कौन कौन से शासक आते हैं शासक। ठीक है, पहला आता है देखिए सिमुक, क्योंकि इस वंश का संस्थापक होता है सिमुक। आगे नेक्स्ट बात करें तो सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। नंबर 3 हॉल। नंबर 4 ठीक है गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें तो शिवश्री सातकर्णी। अगला जो शासक आता है शिवश्री सातकर्णी। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम शासक होता है इसका नाम होता है बलश्री सातकर्णी। ठीक है, तो क्रम से शासक आते हैं, शिवश्री सातकर्णी आता है, बलश्री सातकर्णी आता है। ठीक है, वहीं आपकी बात करें तो इसमें देखिए जो शासक आते हैं आगे नेक्स्ट, तो शिवश्री सातकर्णी हो गया, ठीक है, बलश्री सातकर्णी। तो कुछ महत्वपूर्ण शासक आते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शासक होता है इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी होता है, और अंतिम शासक जो इसका होता है वो मैंने बता दिया बलश्री सातकर्णी। चलिए, तो बात करें सिमुक की, इसका संस्थापक होता है वहीं गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है इसकी, ठीक है, इसकी रानी थी, ठीक है, नानाघाट अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और देखिए ये जो लिखा गया था नानाघाट अभिलेख, इसकी रानी नागनिका के द्वारा। ठीक है, तो नानाघाट अभिलेख नागनिका के द्वारा, नागनिका द्वारा। और देखिए ये जो इसी से हमें जानकारी मिलती है नानाघाट अभिलेख से कि इसने सबसे पहले बौद्ध तथा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी। ठीक है, तो भूमि दान देने की प्रथा का प्रचलन, भूमि दान देने की प्रथा का प्रचलन यहीं से शुरुआत हुई थी। और इस देखिए सामंती व्यवस्था का प्रचलन, सामंती व्यवस्था का प्रचलन यहीं से शुरू हो जाता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। वहीं गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो देखिए इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो, ठीक है, वो बलश्री सातकर्णी। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महत्वपूर्ण शासक, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक, इसने शक शासक नहपान को पराजित कर मार डाला। ठीक है, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है गौतमीपुत्र सातकर्णी के में, वो नासिक अभिलेख से मिलती है, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है इसके बारे में। ठीक है, देखिए इनके समाज की बात करें तो इनका जो समाज था उस समय,
ठीक है, ये आपके मात्र सत्तात्मक था। समाज की बात करें तो मात्र सत्तात्मक, लेकिन जब राजा के चुनाव होते थे तो उस समय समाज पितृ सत्तात्मक हो जाता था। समाज मात्र सत्तात्मक, लेकिन राजा के चुनाव के समय समाज पितृ सत्तात्मक हो जाता। सातवाहन शासकों ने कुछ सिक्के का प्रचलन किया था, जैसे शीशे के सिक्के, ठीक है, तांबे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के, इन्होंने कुछ सिक्कों का प्रचलन किया। तो अगर क्वेश्चन आए कि ठीक है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने प्रारंभ किए, तो वो आपके सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के प्रारंभ किए। प्रोटीन के सिक्कों की बात आए कि प्रोटीन के सिक्के किस वंश के शासकों ने प्रारंभ किए, तो आपके सातवाहन शासकों ने प्रारंभ किए थे। ठीक है, कुछ इन्होंने बाद में इन्होंने देखी कुछ लिपि की भी स्थापना करी थी, ठीक है, खोज करी थी। तो चलिए बात करते हैं इनके समाज की। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक, ठीक है। लेकिन राजा के चुनाव के समय समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। तो राजा के समय पितृसत्तात्मक, ठीक है। जब राजा का चुनाव होता था तो समाज कैसा बन जाता था? पितृसत्तात्मक, ठीक है। सिक्कों का प्रचलन, तो इन्होंने सिक्के जो चलाए थे तांबे के, शीशे के सिक्के, शीशे और प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन के सिक्कों का भी इन्होंने प्रचलन किया था। वहीं देखिए कुछ लिपि भी लेकर आए थे ये। तो लिपि की बात करें, ठीक है, लिपि की बात करें, देखिए इसमें इन्होंने जो कला का निर्माण किया था, अमरावती कला का इन्होंने विकास किया था, ठीक है। और देखिए ब्राह्मी लिपि का इन्होंने प्रयोग किया था उसी में, काले व चैत्य, ठीक है। तो देखिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, इन्होंने जितनी भी अपनी चीज़ें सब लिखी थी तो ब्राह्मी लिपि का इन्होंने प्रयोग किया था उसमें। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। और देखिए अमरावती कला का इन्होंने विकास किया था, अमरावती कला का विकास, ठीक है। अमरावती कला का इन्होंने विकास किया था। तो ये थे सातवाहन शासक। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, देखिए सातवाहन के बाद जो वंश आता है आपका आभीर वंश आता है, ठीक है। सातवाहन वंश के बाद एक वंश आता है आभीर वंश, ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो आभीर वंश, ठीक है। संस्थापक की बात करें ईश्वर सेन, इस वंश का संस्थापक होता है। देखिए ये एक संवत प्रारंभ करते हैं, ठीक है, कलचुरी और चेदी संवत कहते हैं उसे। तो 248 से 49 AD में, ठीक है, कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ, ठीक है, कलचुरी और चेदी संवत का प्रारंभ किया जाता है। देखिए बात करें इसमें तो देखिए इसका जो, ठीक है, प्रमुख केंद्र था वो नासिक था। प्रमुख केंद्र कौन सा था इसका? नासिक, ठीक है, प्रमुख केंद्र इसका नासिक था। वहीं अगला नेक्स्ट की बात करें तो नंबर 5 पे जो वंश आता है इसे कहते हैं इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश की बात करें, देखिए इस इक्ष्वाकु वंश संस्थापक कौन होता है इसका? संस्थापक होता है शांतमूल। इस वंश का संस्थापक होता है शांतमूल। और देखिए शांतमूल, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण शासक होता है नाम होता है इसका वीर पुरुषादित्य है, ठीक है, वीर पुरुषादित्य। ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसने नागार्जुनकोंडा में एक अभिलेख का निर्माण कराया था, और वो जो अभिलेख था आपके बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ये पूरा इक्ष्वाकु वंश होता है ये आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हैं। ये सब के सब शासक किसके अनुयायी होते हैं?
बौद्ध धर्म के अनुयायी। चलिए, तो वीर पुरुषादित्य, ठीक है, इसने नागार्जुनी कोंडा में स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, नागार्जुनी कोंडा में एक स्तूप का निर्माण कराता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है स्तूप, बौद्ध धर्म से संबंधित। और देखिए पूरा का पूरा वंश जो होता है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। शासक की बात करें, देखिए अंतिम शासक जो इसका होता है, नाम होता है इसका शांतमूल द्वितीय। शांतमूल द्वितीय, ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक शांतमूल द्वितीय होता है। वहीं बात करें, देखिए अगला जो वंश आता है चटु सातकर्णी वंश। नंबर 6 की बात करें, चटु सातकर्णी वंश, ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इनके समय में जो साम्राज्य है वो पाटलिपुत्र तक सिमट के रह जाता है और इनका जो अंत कर दिया जाता है। देखिए, चलिए, महत्वपूर्ण नहीं होते, ठीक है। इसके बाद जो वंश आता है नंबर 7, वो आता है आपके वाकाटक वंश। ठीक है, क्या आता है? वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक वंश। संस्थापक होता है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति इस वंश का संस्थापक होता है। देखिए इसमें क्रम से शासक आते हैं, ठीक है, क्रम से शासक आएंगे, ठीक है। इसमें जो शासक आता है तो विंध्य शक्ति इस वंश का संस्थापक होता है। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। चलिए ओके नोट। चलिए आगे बात करें। वाकाटक वंश, ठीक है। संस्थापक कौन होता है? मैंने भी बताया था, संस्थापक नाम होता है इसका विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति, देखिए लगभग ये 200 वर्षों तक शासन करते हैं पूरे इस पे साम्राज्य पे। ठीक है, ये भी एक ब्राह्मण वंशी होता है। ठीक है, ब्राह्मण वंश, ये ब्राह्मण वंशी होता है और ये लगभग कम से कम 200 वर्षों तक शासन करते हैं। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक शासन। राजधानी होती है इनकी नागपुर। राजधानी क्या होती है इनकी? नागपुर। ठीक है, नागपुर इनकी राजधानी होती है। वहीं विंध्य शक्ति की बात करें तो देखिए इसका जो शासनकाल चलता है 255 से लेकर के 275 AD, यहाँ तक इसका शासनकाल चलता है। और वहीं अगर हम दूसरे की बात करें 275 से लेकर के 335। प्रवरसेन अगला जो आता है, इसमें अगला जो शासक आता है विंध्य शक्ति के बाद, प्रवरसेन। अगला जो शासक आता है नंबर 2, प्रवरसेन। ठीक है, शासनकाल होता है इसका शासनकाल 275 से लेकर के 335, ठीक है, AD तक। 275 से 335 AD तक इसका शासनकाल होता है। और इसके जो कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही होती है कि 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराता है। कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न। इसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए जाते हैं। और देखिए जब अश्वमेध यज्ञ कराए जाते थे तो इसमें क्या होता था कि वो शासक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। मैंने बताया था कि अश्वमेध यज्ञ संपन्न केवल वही शासक कराता था जिसमें बाकी शासकों को पराजित करने की क्षमता होती थी। तो इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण शासक होते थे। अश्वमेध यज्ञ वो होता है कि देखिए इसमें राजा जो होता है साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ता है, घोड़ा, और वह घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरता है, अगर मान लीजिए किसी राज्य ने, जैसे मान लीजिए 4 राज्य हैं, ठीक है, एक राज्य एरा, एक राज्य एरा, एक राज्य एरा, एक राज्य एरा, और घूम फिर कर वापस इसी पर आना है,
तो इस राज्य का शासक है मान लीजिए प्रवरसेन, और इसने एक घोड़ा छोड़ दिया, ठीक है, घोड़ा, और ये घोड़ा छोड़ेगा और ये इस राज्य में गया और मान लीजिए इसके शासक ने इसको नहीं रोका, तो इसका मतलब है कि इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद एक अगले राज्य में जाएगा ये घोड़ा, और अगले राज्य में घोड़ा गया और इसने भी नहीं पकड़ा इसको, नहीं, ठीक है, रोका, तो इसका मतलब इसने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में मान लीजिए जैसे इसने रोक लिया, रोकने का मतलब है इसने इसको चुनौती दे दी, ठीक है, किसको, पहले वाले को, यानी इस साम्राज्य को चुनौती दे दी इसने। अब इन दोनों के मध्य युद्ध होगा, जो भी इनमें विजय होगा वही क्या होगा, इन सभी 4 राज्यों का शासक बनेगा। तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए जाते थे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, क्योंकि देखिए इसका साम्राज्य ये था, ये विस्तार करना चाह रहा था यहाँ तक, ये विस्तार करना चाह रहा था यहाँ तक, ठीक है, यही मतलब इसके विस्तार में आगे बाद में इसी का विस्तार कर लेता है। तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए जाते थे साम्राज्य विस्तार के लिए, एक घोड़ा छोड़ा जाता था, ठीक है। चलिए, तो जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, वहीं हम बात करें, ठीक है, प्रवरसेन, ठीक है। चलिए, इसका जो देखिए अंतिम शासक जो होता है, ठीक है, वो इसका रुद्रसेन द्वितीय, इसका अंतिम शासक रुद्रसेन द्वितीय होता है, ठीक है। अंतिम शासक, सॉरी, अगला जो शासक होता है रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है, इसका शासक होता है। और देखिए इसी के शासनकाल में एक सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की गई थी, और ये सेतुबंध पुस्तक थी वो आपके देखिए जो सेतुबंध पुस्तक थी ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। तो इसके समय में एक पुस्तक की रचना करी गई थी जिसका नाम था सेतुबंध, ठीक है, सेतुबंध पुस्तक की रचना, ठीक है। और ये जो पुस्तक थी ये प्राकृत भाषा में थी, याद रखना, प्राकृत भाषा में, ठीक है। और देखिए अजंता में जो गुफाएं बनी हुई हैं, अजंता की गुफाओं की संख्या 9 व 10 इस वंश से संबंधित हैं, यानी ठीक है। तो गुफा संख्या 9 व 10 जो संबंधित है आपके, वो वाकाटक वंश से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये था वाकाटक वंश। देखिए अब एक महत्वपूर्ण वंश और बचता है इसमें, जो उत्तर काल के बाद जो देशी शासकों में था, वो हम पढ़ते हैं उसी के साथ साथ मिला करके। जब हमारा शुंग वंश चलता है तो उसी समय हमारा एक वंश और आता है जिसे कहते हैं हम चेदी वंश, ठीक है, कलिंग का चेदी वंश। ये कलिंग वाले क्षेत्र पे होता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र पे। चलिए तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ, और वो महत्वपूर्ण भी है। तो कलिंग का चेदी वंश, कलिंग का चेदी वंश, ठीक है। संस्थापक होता है इसका महामेघवाहन, महामेघवाहन, इस वंश का संस्थापक होता है महामेघवाहन। और देखिए सब महत्वपूर्ण शासक होता है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण शासक नाम होता है इसका खारवेल, ठीक है। खारवेल इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है। और देखिए खारवेल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो हमें जानकारी मिलती है इसी के हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से जो हमें जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि ये देखिए अशोक के समय में कलिंग पर आक्रमण किया जाता है। कलिंग वर्तमान ओडिशा, ठीक है, ये जो आपका ओडिशा वाला क्षेत्र है ये आपका कलिंग वाला क्षेत्र था उस समय। प्राचीन काल में ओडिशा को ही कलिंग कहते थे और इसकी राजधानी थी तौसली। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी तौसली। इसी तौसली राजधानी पर अशोक के द्वारा आक्रमण किया जाता है 261 ईसा पूर्व में। 261 बीसी में आक्रमण किया जाता है और यह अशोक का प्रथम और आखिरी युद्ध होता है। इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार भी करता है। बाद में इसी को देख करके मन उनका द्रवित हो जाता है और ये युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति का पालन करते हैं अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक।
और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए लग जाते हैं। ठीक है, तो कलिंग की राजधानी तौसिली पर आक्रमण किया जाता है 261 ठीक है BC में। देखिए पहले तो अशोक ने इस पर आक्रमण किया, बाद में जब खारवेल कलिंग का शासक बनता है तो वो आक्रमण करता है किस पे, पाटलिपुत्र पे। तो खारवेल के द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया जाता है, पर आक्रमण। और देखिए इस आक्रमण करने का उद्देश्य इसका ये होता है जो किसी के साम्राज्य विस्तार के लिए। लेकिन ये क्या करता है कि जब खारवेल पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, क्योंकि राजधानी होती है पाटलिपुत्र उस समय मगध साम्राज्य की, तो ये आक्रमण करता है और वहाँ से जिनसेन की मूर्ति को वापस ले आता है, वापस, ठीक है, कलिंग में लाकर रख देता है। ठीक है, एक जो जैन धर्म ठीक है जैन भिक्षु होते हैं जिनसेन, उन्हीं की मूर्ति होती है ये, इसी को वापस ले आता है। क्योंकि जिनसेन की मूर्ति को देखिए मगध में कौन लेकर गया था, तो मगध पर आक्रमण कर दिया है। ठीक है, मगध, क्योंकि पाटलिपुत्र के मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, तो इस पर आक्रमण करता है खारवेल, और खारवेल जिनसेन की मूर्ति को उठा लाता है कहाँ, कलिंग में। लेकिन इससे पहले जो ये कलिंग में ही थी पहले जिनसेन की मूर्ति, इसको उठाकर कौन ले जाता है मगध में, तो इसको ले जाता है महापद्म नंद द्वारा। जब कलिंग पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय जिनसेन की मूर्ति को महापद्म नंद कलिंग से उठा करके मगध साम्राज्य में ले जाता है। बाद में खारवेल के द्वारा वही आक्रमण करके द्वारा मगध पर आक्रमण करता है खारवेल, और जिनसेन की मूर्ति को उठा करके फिर से कलिंग में ले आता है। तो इसलिए ज़्यादातर महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो ये थे क्रम से वंश। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विदेशी शासकों को लेकर के, और हमारी क्लास रोजाना शाम के 5 बजे आ जाएंगी। ठीक है, प्रयास मेरा ये रहेगा एग्जाम की दृष्टि से जो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को कराया जाए। ठीक है, तो हम भी बेहतर